प्रवक्ता शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित आप सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल आज के इस लेक्चर में जो यूकेपीएससी लेक्चरर एग्जाम का सिलेबस है या फिर अन्य एलटी या अनदर एग्जाम है उसमें जो टीचिंग मेथड्स एक सिलेबस होता है उसको लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। शिक्षण विधियाँ, इस पे हम बात करेंगे। इससे पहले जो यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम 2025 की जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं आज उनके लिए मैं यहाँ पर एक लाइन बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़रूरत है इस लाइन को बोलने की। परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आया हुआ लगभग 1 मंथ हो जाता है आज 15 नवंबर 2025 को। तो बहुत से अभ्यर्थियों के साथ ऐसा होता है, आपका मैं थोड़ा सा समय लूँगा, कि हम जब तैयारी कर रहे होते हैं कोई नोटिफिकेशन आता है तो आफ्टर 1 मंथ हमको फिर से कुछ जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं, यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसको हम कहें, वह हर किसी परीक्षार्थी के साथ होता है। आपको, हर किसी को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं न कहीं किसी को ऐसा भी लग रहा होगा, क्या मेरे से हो पाएगा? क्या मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर पाऊँगा या कर पाऊँगी? मैंने तो अभी इतना ही पढ़ा है, सिलेबस इतना ज़्यादा है और कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा? ये बीच-बीच में होता है और यह हर किसी के साथ होता है। यदि आप इस बात से एग्री हैं, तो आप मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। लेकिन जहाँ तक मैंने जब तैयारी की, मैंने भी इसको फ़ील किया। लेकिन होता क्या है, आप सभी को अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है। आप अपनी रेगुलर स्टडी कीजिए, आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करें। जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, आप उनको अपना दुश्मन समझ लीजिए। आपको ये कहना है जब भी आपको आए कि क्या मेरे से होगा, मैंने अभी इतना कम पढ़ा है, वो नेगेटिव थॉट आपके माइंड को हिट कर रहा है। आप पॉजिटिव थॉट सोचिए, आप कहिए यस आई कैन डू, क्यों नहीं होगा, मैं अपनी तरफ से पूरा तैयारी करूंगा या करूंगी, मैं कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आपका सिलेक्शन रुक सकता है केवल एक, मात्र एक तरीके से, यदि आप अपनी तैयारी को रोक दें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप इन नेगेटिव थॉट को माइंड पे स्ट्राइक ना होने दें। आप अपने आप में दृढ़ संकल्प रहें, आप अपनी तैयारी को जारी रखें और आप ये सोचें कि मेरा सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आप ही का माइंड, हमारा ब्रेन ही ऐसा है जो हमें कंट्रोल करता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर, बस तू जरा कोशिश तो कर। तो इसलिए आपको अपनी कोशिश को रोकना नहीं है, फिर से अपनी कोशिश को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो सर इससे पहले जो स्क्रीनिंग में जो पेडागोजी का सिलेबस है उस पर हमने जो बात करी अभी तक, जो हमारे कमीशन हैं, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर, कोठारी, यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटीई एंड देन अदर रूसा, ई गवर्नेंस एंड अनदर, जो भी टॉपिक है हमने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट किया है, वहां से तो डायरेक्ट फैक्ट आएगा कि आपको उसमें डायरेक्ट फैक्ट अगर याद है तो आप उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन आज का जो सेशन होना है या आगे के जो वीडियो जाएंगे, यहाँ पर अब ऐसा है कि आपके दिमाग की असली परीक्षा होनी है आगे के लिए भी। ठीक है, आज के लेक्चर में भी और धीरे धीरे आगे के, जहां हम टीचिंग स्किल्स पढ़ेंगे, शिक्षण कौशल, ठीक है, शिक्षण विधियां एंड अनदर इवेल्युएशन मेथड, क्लास डिसिप्लिन एंड अनदर टॉपिक्स। तो सर यहाँ पे क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि जहां पर हमको चारों ऑप्शन आंसर लगेंगे, वहां पर बेस्ट आंसर को हमको अपने दिमाग से साइकोलॉजिकली उसको सोचना होगा कि कौन सी मेथड टीचिंग से ऐसा होगा।
ठीक है, या शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या होता है, कक्षा में अनुशासन बनता है, या फिर शिक्षण रुचिकर होता है, ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो अब आपको अपने माइंड को थोड़ा सा अलर्ट मोड में रखते हुए अब जो आगे का जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसकी एक समझ को अपने अंदर विकसित करना है। यदि आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड का समझ विकसित हो जाएगी, या आपने बीएड में भी पढ़ा है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर ऑलरेडी डेवलप है, उसको अगर आप थोड़ा सा और उस पर मेहनत करें तो आप परीक्षा में क्वेश्चंस को गलती ना करेंगे। तो अब सर हम वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो आइए सर, आज के इस लेक्चर में शिक्षण विधियां जो यूकेपीएससी लेक्चरर एग्जाम में है, तो देखिएगा एक सिलेबस से मैंने टॉपिक लिया है टीचिंग मेथड्स, जो मेरे सेल्फ के नोट्स थे जब मैं तैयारी कर रहा था, उनको मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो शिक्षण विधि क्या है सर? शिक्षण विधि वह तरीका या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को किसी विषय की जानकारी, कौशल और समझ प्रदान करता है। यानी कि टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए जो मेथड को यूज करेंगे वो डिफरेंट टाइप की मेथड्स होती हैं, उन्हीं को टीचिंग मेथड या शिक्षण विधि कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, कोई बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। आप हमेशा एक किसी भी टॉपिक को इजी गोइंग लेके चलिए। आप पहले ही ये शिक्षण विधियां कितना टफ होगा, कैसा होगा, ऐसे थॉट्स को रिलैक्स करिए। आप अपने माइंड को रिलैक्स मोड में लाइए, उसके बाद आप स्टडी करें। ठीक है, शिक्षण पद्धति, और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। जितना पढ़ रहे हैं उसको सॉलिड पढ़िए, बस रेगुलर पढ़िए। अब देखिए सर, शिक्षण पद्धति शिक्षण का एक विशेष ढंग या पद्धति होती है जिसका उद्देश्य छात्रों में ज्ञान, कौशल यानी कि स्किल्स और मूल्यों का विकास करता है। ठीक, कहीं ना कहीं आप समझ गए कि शिक्षण विधि क्या है। अब देखिए, आपको ध्यान में रखना है सर, शिक्षण विधि की कुछ परिभाषाएं। कितनी बार लोक सेवा आयोग या कहीं किसी एग्जाम में परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। इसमें भी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो ये परिभाषाएं हैं, ये हर बुक में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आगे पीछे शब्दों में हेरफेर होता है। आप बिल्कुल भी ये कंफ्यूज मत करिएगा कि इस बुक में ऐसा दिया है, इस बुक में ऐसा दिया है। आप जिस बुक में जो दिया हो उसके अंदर के मेन जो कुछ उसमें शब्द होंगे उनको आपको कैच करना है। वो लगभग सिमिलर रहते हैं और कितनी बार सिमिलर आ भी जाता है। देखिए, जैसे शिक्षण विधि में डॉक्टर एस.के. कोचर, इनका कहना है, शिक्षण विधि वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों में ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का विकास करता है। ये कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग में रखने हैं। कितनी बार डायरेक्ट परीक्षा हो, किसने कहा है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद ही करना है। डॉक्टर रेप्स, अपने माइंड मैप कर लीजिएगा। डॉक्टर रेप्स ने कहा है, शिक्षण विधि शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया एक व्यवस्थित और योजनाबद्ध प्रयास है। ठीक है, इसको भी आप समझ गए होंगे, ज्यादा समझाने का ऐसा इसमें कोई जरूरत है नहीं कि शिक्षण विधि शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया एक व्यवस्थित और योजनाबद्ध प्रयास है। डॉक्टर बेग, इन्होंने कहा, शिक्षण विधि शिक्षकों द्वारा अपनाया गया वह माध्यम है जिसके द्वारा छात्रों में वांछित व्यवहार और ज्ञान का विकास किया जाता है। आपसे मैं यही कहूंगा कि आप कोशिश करिए कि आपके दिमाग में ये रहें। ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार में याद हो जाए, आप थोड़ा सा इनको लिख लीजिएगा प्लीज। लिख करके आप धीरे धीरे अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, एक दिन में याद हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, रिचर्ड्स और रोजर्स, इन्होंने क्या कहा, शिक्षण विधि उन सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का एक संगठित सेट है जिनका उपयोग किसी विशिष्ट शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है सर, तो यहाँ पर हमने कुछ ये इंपोर्टेंट जो परिभाषाएं हैं शिक्षण में विधियों की, वो आपके समक्ष मैंने रखी। ऐसे ही देखिए, जॉन डीवी, जो प्रयोजनवाद के जनक कहे जाते हैं, इन्होंने क्या कहा, शिक्षण विधि वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों और समस्याओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें अनुभवों से सीखना मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं ले रहा हूं क्योंकि तो आपको इनको पढ़ करके अपने दिमाग में रखना है। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा टीचिंग मेथड में, देखिए, शिक्षण विधि वह है जो विद्यार्थियों को उनके बौद्धिक, तार्किक और व्यवहारिक रूप से सक्षम बनाए ताकि वे जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। हर्बर्ट स्पेंसर जी की यह डेफिनेशन
अक्सर पूछी जाती है, आपको ध्यान में रखना है। शिक्षण विधि वह है जो विद्यार्थियों को उनके बौद्धिक, तार्किक और व्यवहारिक, जैसे बौद्धिक एक देख लो आप, तार्किक और व्यवहारिक, अगर किसी दूसरी बुक में मिले तो ये 3 वर्ड कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे, रूप से सक्षम बनाए ताकि वे जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। ऐसे ही वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा है, देखिए वुडवर्थ महोदय, इन्होंने कहा शिक्षण विधि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को उनके मानसिक विकास और ज्ञान की समझ को बढ़ाने में सहायक होते हैं। यानी कि शिक्षण विधि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को उनके मानसिक विकास और ज्ञान की समझ को बढ़ाने में सहायक होते हैं। कौन सहायक होते हैं? शिक्षक। ठीक है। किलपैट्रिक जो कि जॉन डीवी के शिष्य रहे हैं। ठीक है। शिक्षण विधि वह प्रक्रिया है जो छात्र के अनुभवों और रुचियों के अनुसार शिक्षण को उपयोगी और प्रभावी बनाती है। देखिए आप लोगों ने अक्सर यह नोट किया होगा कि एग्जाम में ऐसे वाली डेफिनेशन पूछी जाती हैं जो थोड़ा सा कम लेंदी हो, जिन्होंने बहुत लंबा ना कहा हो, जो शॉर्ट में बोलते हैं ना, क्यों तो पेपर भी छपना है तो पेपर भी स्पेस ले, बहुत सारी चीजें होती है, तो शॉर्ट डेफिनेशन ज्यादा। तो देखिए किलपैट्रिक जी की टू द पॉइंट बात हो रही है कि शिक्षण विधि वह प्रक्रिया है जो छात्र के अनुभवों और रुचियों के अनुसार शिक्षण को उपयोगी और प्रभावी बनाती है। ऐसे ही देखिए एग्जाम वह है सर जहां पर आपको बहुत सारा पढ़ना होगा और लिमिटेड एग्जाम में आएगा। अब देखिए जेएस रॉस साहब क्या कहते हैं, इन्होंने कहा शिक्षण विधि वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक छात्र के बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या आ गया, बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। ठीक है। अब देखिए वाइनिंग ने क्या कहा, शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। देखिए शॉर्ट डेफिनेशन है। ठीक है। तो शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। ऐसी स्ट्रेसर महोदय ने क्या कहा है, ये सब शिक्षाविद रहे हैं, फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने क्या कहा, स्ट्रेसर के अनुसार शिक्षण नीतियां या विधियां वे योजनाएं होती हैं जिसमें शिक्षण के उद्देश्यों, विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन, पाठ्य वस्तु, कार्य विश्लेषण, अधिगम अनुभव तथा छात्रों की पृष्ठभूमि आदि को विशेष महत्ता दी जाती है। तो यह थी कुछ शिक्षण विधि से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, आपको इनको अपने दिमाग में रखना है। अब देखिए सर हम डायरेक्ट बात करेंगे शिक्षण विधियों पर। जो लास्ट टाइम हमारे 2021 में जो एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था कि किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट विधियां मैंने ली हैं और उनके जनक यानी कि उनके जो प्रतिपादक हैं कि इन्होंने उस विधि का आविष्कार किया, उनके नाम लिखे हैं। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे इनको, ये तो आपको सारे के सारे याद करने पड़ेंगे। ठीक है। तो देखिए सर यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे देखा गया है, नंबर 1 प्रश्नोत्तर विधि, यह है सुकरात की। समस्या समाधान विधि सुकरात, संवाद विधि प्लेटो, और आगमन विधि अरस्तु, और निगमन विधि अरस्तु। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताना चाहूं, जो सुकरात हैं इनके शिष्य ये फिलोसोफर हैं, इनके शिष्य प्लेटो हैं, प्लेटो के शिष्य अरस्तु रहे हैं, और अरस्तु के शिष्य रहे हैं सिकंदर ग्रेट यानी कि सिकंदर महान, यानी कि सिकंदर अरस्तु के शिष्य। ठीक है। सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य कौन थे? सिकंदर थे। तो संवाद विधि प्लेटो ने दी। इनके बारे में जो कुछ इंपोर्टेंट विधियां होंगी आगे हम उनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। देखिए सर आगमन विधि अरस्तु, निगमन विधि अरस्तु, क्या होती है थोड़ा हम इंपोर्टेंट विधियों को बाद में डिस्कस करेंगे। मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन विधि, तो किंडरगार्टन विधि यही लेक्चरर 2021 स्क्रीनिंग एग्जाम में पूछा गया था यूकेपीएससी। तो फ्रेडरिक फ्रोबेल, और 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन स्कूल खोला था। किंडरगार्टन यहाँ पर का मतलब होता है बच्चों का बगीचा। ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं सर शिक्षण की डॉल्टन विधि। डॉल्टन विधि अमेरिका में एक जगह का नाम है डॉल्टन, कोई साइंटिस्ट का नहीं। डॉल्टन विधि दी थी कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट ने। ध्यान दीजिएगा बहुत बार पूछा जाता है कि डॉल्टन विधि किसने दी, उसमें एक नाम डॉल्टन भी होता है, वो नहीं होगा। देखिए कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। प्रोजेक्ट या परियोजना विधि, ये हमारे डब्ल्यू.ई. किलपैट्रिक या विलियम किलपैट्रिक जो कि जॉन डीवी के शिष्य हैं।
खेल विधि, अब देखिए खेल विधि में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा बहुत जगह पर। खेल विधि जो दी थी मेनली हेनरी कोल्डवेल कुक ने दी थी, लेकिन इसको दुनिया के सामने जो रखा, इसका जो प्रचार प्रसार किया वो फ्रेडरिक फ्रोबेल ने किया। तो यदि आपको ऑप्शन में हेनरी कोल्डवेल कुक और फ्रोबेल यदि दोनों देखें तो खेल विधि के जनक में आप वहां पे टिक करेंगे हेनरी कोल्डवेल कुक को। अगर आपको कहीं पर अगर कुक ऑप्शन में नहीं मिले, फ्रोबेल दिए हों, तो आप फ्रोबेल पर टिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप इसमें कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। ह्यूरिस्टिक अन्वेषण, ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि या खोज विधि, ये थे इसके जनक आर्मस्ट्रॉन्ग, इन्होंने इस विधि की खोज की थी। ऐसे ही सर ध्यान दीजिएगा, ये सब तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब देखिए, अगर आपने पहले तैयारी की है तो आपको बहुत से पता भी होंगे। पर्यटन विधि ये पेस्टोलॉजी ने दी थी। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ, ध्यान दीजिएगा जो प्रश्नोत्तर विधि अभी हमने कहा था वो सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि दी थी, और प्रश्नावली विधि दी है सर वुडवर्थ महोदय ने। बेसिक शिक्षा पद्धति विधि यह महात्मा गांधी जी ने दी थी। अगर आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाए सर कि स्व अध्ययन विधि सेल्फ स्टडी मेथड किसने दिया, वो भी महात्मा गांधी हैं। विनेटिका विधि कार्लटन बासवर्न। वैज्ञानिक विधि गुडवार स्केट्स और बेकन, यहां पर भी दोनों का नाम आता है। पहला जो मेन है यह गुडवार स्केट्स ने इसको दिया था, लेकिन यह ऑप्शन, ये भी ऑप्शन में हो, बेकन भी ऑप्शन में हो, तो गुडवार स्केट्स को टिक करेंगे। कभी यदि ऑप्शन में गुडवार स्केट्स ना हो, बेकन हो, तो आप तब बेकन में टिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला गुडवार स्केट्स ही इसके मेन जनक है। मूल्यांकन विधि जेएम राइस ने दी। सूक्ष्म शिक्षण विधि जो माइक्रो टीचिंग मेथड है रॉबर्ट ब्रूस ने दी। अब इसके बाद देखिएगा सर, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अब देखिएगा 19 पर आता है हमारा विचार विनिमय विधि, या इसको बुद्धिशीलता विधि भी कहते हैं, या इसको मस्तिष्क विधि भी कहते हैं, या इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड भी कहते हैं। तो इसको दिया है एलेक्स आसबर्न ने। बहुत पूछा जाता है कि शिक्षण की ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के जनक कौन है, एलेक्स आसबर्न। ब्रेल लिपि विधि जो है ये लुइस ब्रेल इसके जनक है। ड्रेकाली विधि, ड्रेकाली विधि के जनक ड्रेकाली है। समाज मिति विधि, तो समाज मिति विधि के जनक एल मोरेनो है। ये सब अलग अलग शिक्षण की विधियां हैं, पढ़ाने की मेथड्स। अब इसके बाद आते हैं सर हम प्रक्रिया विधि, तो प्रक्रिया विधि जो दी है कमेनियस ने दी है। इकाई उपागम विधि, यह बहुत पूछा जाता है, इकाई उपागम विधि शिक्षण की, ये एच.सी. मॉरिसन ने दी। हर्बर्ट विधि हर्बर्ट साहब ने दी। ओविड मेथड ड्रेकॉली ने दी। बोटिविया विधि यह जॉन कैनेडी ने दी है। फिर फ्लिप्ड क्लासरूम विधि, फ्लिप्ड क्लासरूम विधि जोनाथन बर्गमैन और आरोन सैम्स ने दी। अनुकरण विधि या इसको हम रोल प्ले मेथड भी बोलते हैं, इसको बंडूरा जी ने दी। बौद्धिक मानचित्रण विधि, ये सब आपको याद करने हैं, लिखने हैं। टोनी बुजान इसके जनक हैं, जिसको हम बौद्धिक मानचित्रण विधि को हम माइंड मैपिंग मेथड भी बोलते हैं शिक्षण की। फिर अभिप्रेरण विधि, अभिप्रेरण विधि दी है सर फ्रांसिस बेकन ने। देन इसके बाद से एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो अभिप्रेरण विधि है ये फ्रांसिस बेकन की है। एक प्रेरक विधि है अब्राहम मैस्लो की है। मोटिवेशनल थ्योरी आपने पढ़े है साइकोलॉजी में, मैस्लो की जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। तो प्रेरक विधि ध्यान दीजिएगा अब्राहम मैस्लो, और अभिप्रेरण विधि फ्रांसिस बेकन। अनुभवात्मक शिक्षण विधि डेविड कोलब ने दी। संपूर्ण शिक्षा विधि, संपूर्ण शिक्षा विधि के जनक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, तो लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये है आपका बीएफ स्किनर। साखी अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन ए क्राउडर। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन थॉमस एफ गिलबर्ट। और चर्चा विधि या डिस्कशन मेथड इसके जनक हैं जॉन डीवी। तो जो मैंने आपके सामने यह प्रस्तुत किया, इसमें आपका जो अभी तक किए वो सब आपको याद ही करने पड़ेंगे। अब आता है सर प्रदर्शन विधि, जो प्रीवियस हमने यहाँ पे दो अभी तक डिस्कस हम कर चुके हैं जो मेथड्स हैं। अब आता है 39 नंबर पर प्रदर्शन विधि, इसके जनक हैं योहान हेनरिक पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी का पूरा नाम है योहान हेनरिक पेस्टोलॉजी। प्रदर्शन मेथड यानी कि जिसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। प्रयोगात्मक विधि ये है जॉन डीवी।
ड्रिल विधि एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ड्रिल विधि, ड्रिल का मतलब होता है बार बार अभ्यास करना, लर्निंग बाय डूइंग जो हम साइकोलॉजी में पढ़ते थे, थॉर्नडाइक के सिद्धांत, ठीक है। तो ड्रिल मेथड के जनक ये भी बहुत बार पूछा जाता है, यह है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ड्रिल का मतलब क्या है? किसी कार्य को करने के लिए बार बार, अब किसी कार्य को सीखने के लिए बार बार अभ्यास करना। संपूर्ण शिक्षा विधि एक बार फिर से आया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। मनोविश्लेषण विधि सिगमंड फ्राइड साहब। नाटक विधि जे.एल. मोरिनो। तो ये जो शिक्षण विधियां मैंने आपको यहाँ पे अपने नोट्स से आपके साथ शेयर की हैं, ये सब आप लोगों को डेफिनेटली याद करनी होगी। हमारे टाइम पे किंडरगार्टन मेथड पूछा गया था, आपके टाइम पे भी पूछा जा सकता है। जैसे प्रदर्शन विधि बहुत पूछ ली जाती है, प्रयोगात्मक विधि, ड्रिल विधि है, और इसमें अगर हम बैक जाएं तो अनुकरण विधि बहुत पूछी जाती है। ये तीन तो आपको याद होनी चाहिए। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक बी एफ स्किनर, साखी अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मल ए क्राउडर, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन थॉमस एफ गिलबर्ट, ठीक है। ये इसमें जो भी आपके सामने यहाँ पे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जैसे अब इसी में हम आगे ऊपर चलें, हर्बर्ट मेथड है। इकाई उपागम मैंने आपको बताया पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, एच.सी. मॉरिसन। समाजमिति विधि पूछी जाती है, एल मोरेनो। और ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एलेक्स आसबर्न। सी टेट, यू टेट, अलग अलग एग्जाम में सब पूछे जाते हैं। ऐसे देखिए जैसे सूक्ष्म शिक्षण विधि रॉबर्ट ब्रुस, और यहाँ से आपका प्रश्नावली विधि वुडवर्थ, पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी, ह्यूरिस्टिक मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अन्वेषण विधि आर्मस्ट्रॉन्ग जिसके जनक हैं। खेल विधि भी पूछा जाता है, प्रोजेक्ट मेथड विलियम किलपैट्रिक। डॉल्टन विधि, किंडरगार्टन हमारे एग्जाम में पूछा गया था, जो एग्जाम मैंने दिया था लेक्चरर स्क्रीनिंग 2021 का एग्जाम। समस्या समाधान विधि, तो आपको आप धीरे धीरे देखेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। अब देखिए, अब सर आप धैर्य बनाए रखिएगा, ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए। अब हम आगे कुछ शिक्षण विधियों पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्यों तो शिक्षण विधियां केवल ये नहीं पूछा जा सकता इसके जनक क्या हैं, आगे इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके से हम आगे बात करते हैं। अब शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां सर दो तरह की होती हैं, एक टीचर सेंटर्ड और कुछ चाइल्ड सेंटर और कुछ बोथ। तो मेन शिक्षक केंद्रित में क्या होता है? शिक्षक केंद्रित में शिक्षक ही मुख्य होता है मेन, विद्यार्थी इसमें गौण हो जाता है, यानी कि द्वितीय या सेकेंडरी होता है। विद्यार्थी केवल श्रोता होते हैं, शिक्षक ही सक्रिय रहता है किसमें? शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों में। कौन कौन सी मुख्य रूप से होती है? व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड, पाठ्य पुस्तक विधि, कहानी विधि स्टोरी टेलिंग मेथड, या व्याख्यान प्रदर्शन विधि। अब जो बाल केंद्रित विधियां हैं, इसको भी हम धीरे धीरे यहाँ पे देखिएगा क्या है मेन पॉइंट। इसमें बालक को शिक्षण का केंद्र माना जाता है, ध्यान दीजिएगा, बालक चाइल्ड सेंटर्ड है वो। इसमें बालक को सक्रिय रखा जाता है एवं स्वतंत्रता पूर्वक सीखने दिया जाता है, ठीक। ये समस्त विधियां करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर होती हैं। जो चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स होंगी उसमें बालक को स्वयं करके सीखने के लिए छूट दी जाती है, ठीक है, उसको अवसर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें शिक्षक की भूमिका अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाले की तथा मार्गदर्शक की होती है। शिक्षक क्या काम करेगा कि अधिगम यानी कि लर्निंग के लिए माहौल, एक परिस्थितियां, एक सिचुएशन, एक एनवायरमेंट, वहां पे एटमॉस्फेयर डेवलप करेंगे और छात्रों को बीच बीच में गाइड करेंगे। अब इसमें कौन कौन सी आती हैं? जैसे चाइल्ड सेंटर्ड जो मेथड है, देखिएगा सर, परियोजना विधि है, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, समस्या समाधान विधि है, प्रयोगशाला विधि है, खेल विधि है, पर्यवेक्षण विधि है। और भी विधियां हैं, लेकिन हमने मेन यहाँ पे लिया हुआ है जो ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सर, यहाँ पे अब आपको काफी अलर्ट होने की जरूरत है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब हम इस पे थोड़ा सा जो आगमन विधि है अरस्तु साहब ने दी थी, इसको हम थोड़ा सा डिटेल पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जनक मैंने पहले ही बता दिए अरस्तु हैं। तो आगमन विधि में क्या होता है? अब अपने दोनों कानों को बिल्कुल अलर्ट कर लें, अब दिमाग को एक अलर्ट मोड में ले आए, रिलैक्स मोड में, और वीडियो को सुने फिर से। आगमन विधि प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम ऑब्लिक सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। देखिए क्या कहा, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। किस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम या सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं? आगमन विधि।
इसमें ऐसा होता है ना सर, पहले कुछ उदाहरण दिए जाएंगे, मैं आपको पहले ही समझा देता हूं इस विधि को, थोड़ा सा आप मुझे सुने। पहले एग्जाम्पल दिए जाएंगे, कुछ अनुभव शेयर किए जाएंगे छात्रों के साथ, कुछ एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया जाएगा, उसके पश्चात विभिन्न उदाहरणों पर या उन पर एक नियम बना दिया जाएगा। जिस विधि में यानी कि आगमन किया जाएगा उसको इंडक्टिव मेथड कहेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे अगर हम छात्रों से ये कहें कि हमने यह कहा कि मैंने एक सेब को ऊपर की ओर फेंका तो सेब नीचे ही आया, एक पत्थर को ऊपर फेंका वो भी नीचे ही आया, एक कागज को ऊपर की ओर फेंका वो भी नीचे आया, या किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका, बहुत सारी चीजों को ऊपर फेंक दिया हमने हवा में, ऊपर मतलब हवा में फेंका, ऊपर एयर में कुछ हाइट पे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो वह वापस नीचे आता है। तो उदाहरण दिए हमने छात्रों को। तो इससे हम नियम क्या बता कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर आता है। नियम यह बन गया कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल, कि पृथ्वी किसी भी वस्तु पर अपने केंद्र की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। ठीक है, ये बन गया ना, हमने पहले उदाहरण दिए, वहां से एक नियम बना दिया, एक ऐसी फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, मास वगैरह ये सब चीज, द्रव्यमान, ठीक है, थोड़ा फिजिक्स की बात हो गई। तो वह क्या हो गया आपका, आपने उदाहरण दिए तो आपने एक नियम बना दिया। ठीक, ऐसे ही हम किसी से क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा अगर किसी संख्या में उसी संख्या को एक बार और जोड़ दो, 3 + 3 करा तो कितना आया 6, 4 + 4 क्या करा 8, और 5 + 5 क्या करा 10। ये सब उदाहरण दिए ना। तो यहां पर किसी संख्या में उसी संख्या को जोड़ने पर क्या आया, उसका 2 गुना आया, नहीं आया, डबल आ गया ना। तो हम नियम क्या बना सकते हैं किसी संख्या को किसी एक संख्या में उसी संख्या को दोबारा जोड़ने पर वह संख्या अपने पहले का डबल हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। ऐसे मैं आपको एग्जांपल इजीली समझा रहा हूं। तो आप लोगों ने बीएड में पढ़ा भी है, अगर मैं इतना डिटेल समझाऊं तो ये बीएड की क्लास हो जाएगी, फिर भी आप समझ गए होंगे यदि आपको समझ गए। तो आगमन विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों उदाहरणों से नियम बनाए जाएंगे, ध्यान रखना, उदाहरणों से नियम किसमें, आगमन विधि में। दूसरा सर, ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। पहले से तथ्य हमको ज्ञात होंगे, उसके बेस पे हम डिसीजन लेंगे। अब इस विधि में क्या होता है, अब आप थोड़ा सा यहां पर देखिए, यहां से क्वेश्चन बनता है। आगमन विधि में होता है सर, उदाहरण या प्रयोग या अनुभव के आधार पर नियम निकाले जाते हैं। उदाहरण देकर नियम बनाना या सूत्र बनाना, सिद्धांत बनाना, आगमन विधि। दूसरा, यह प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलती है। प्रत्यक्ष से प्रमाण का अर्थ थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। जैसे हमने कहा एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका नीचे ही आया, यह एक प्रत्यक्ष घटना थी हमारे सामने। हमने किसी दूसरी वस्तु को, लकड़ी को ऊपर फेंका, वो भी नीचे आया, प्रत्यक्ष थे। अब उससे प्रमाण क्या निकला कि पृथ्वी किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। पहले प्रत्यक्ष हमने चीजों को देखा, उसके आधार पर हमने उसका प्रमाण उसका फिक्स कर दिया। ऐसे विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य मतलब पहले हमने अलग अलग चीजें देखी, फिर उनका जनरलाइजेशन कर दिया। बहुत सी चीजों को ऊपर फेंकना विशिष्ट चीजें थी, अलग में सामान्य एक नियम बना दिया, ये कहने का मतलब है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल मतलब पहले हमने कहा ना बहुत सी संख्याओं को आपस में जोड़ो, उनका क्या रहा है, फिर लास्ट में नियम क्या बना दिए, पहले बहुत सी संख्याओं को जोड़ा, बहुत स्थूल मतलब विशाल काय, कोई बड़ी चीजें, फिर एक छोटा सा नियम बना दिया हर एक संख्या के लिए कि किसी संख्या को उसी संख्या को एक बार और जोड़ने पर वह उसका पहले का 2 गुना हो जाती है, उस संख्या का डबल हो जाता है। समझ, ये तो छोटे से एग्जांपल दे रहा हूं, यानी बहुत बड़ी बड़ी चीजों को समेट करके एक सूत्र में बांधना, छोटे से रूप में लाना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये भी आगमन विधि है, ध्यान रखिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले हमको सारी चीजें ज्ञात होंगी, अज्ञात मतलब हमने एक फॉर्मूला बनाया नया, क्यों, तो उस फॉर्मूले को हम पहले नहीं जानते थे। आई बात समझ में। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं बहुत सी चीजें किस चीज पे डिपेंड कर रही हैं, ऐसी जैसे हम उदाहरणों से नियम बना देते हैं। जैसे हिंदी में होता है विद्या प्लस आलय, विद्यालय, ठीक है। ऐसे ही कोई और हमने बना दिया यहाँ की, यानी कि जहां पर और आ आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, संधि हो रही है, दीर्घ संधि, ठीक है, और हर शब्द का ओ प्लस आ बनेगा, ठीक है। इस टाइप से मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक क्या बन जाएगा, आपके पास नियम बन जाएगा। ज्ञात से बहुत सारी चीजें आपको ज्ञात थी, उससे आपने अज्ञात यानी कि सूत्र डेवलप कर दिया, ऐसे आप समझिए। मूर्त से
अमूर्त की ओर में संश्लेषण विधि भी होती है, लेकिन आप जनरली यहाँ पर देखिए आगमन विधि भी रहती है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मूर्त से अमूर्त, मूर्त चीजें वो होती हैं जनरली जिनको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, जो भौतिक रूप से प्रेजेंट रहती है, यानी कि जिनका एग्जिस्टेंस फिजिकली होता है। अमूर्त जिसको हम छू नहीं सकते हैं। अब देखिए मूर्त से अमूर्त क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, हमने किसी पत्थर को फेंका नीचे, या पत्थर को आप टच कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना, फिजिकली प्रेजेंट है इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। वो फॉर्मूला जो आपने बना दिया ग्रेविटेशन का, F=g m1m2/r²। अगर आर्ट्स वाले सुन रहे हो तो उनसे मैं माफी चाहता हूँ, फिर भी आप इतना समझते हैं। तो एक फॉर्मूला जो बनाया उसको आप कहीं टच थोड़ा ना कर पा रहे हैं, वो क्या है, क्या है आपका, अमूर्त है। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में ऐसे रखिए, किस विधि में विशिष्ट से सामान्य, ये आपके पास आ जाएगा आगमन विधि है, विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, ऐसे दे देगा। तो आगमन विधि में उदाहरण प्रयोग से नियम, प्रत्यक्ष से प्रमाण, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, ये सर आप अपने दिमाग में रख लीजिए। वीडियो लेंदी हो जाएगा इस फिर भी, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा सुनिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये अब ऐसे सब्जेक्ट आ गए हैं जहां पर अब आपका रटने का नहीं है, आपका समझने का है। वो वाली टीचिंग पेडागोजी है। अगर आप इसकी समझ विकसित करते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब आगमन विधि में प्रयुक्त चरण क्या होते हैं सर, हमको उदाहरण देकर नियम बनाना है ना। तो सर्वप्रथम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समझ लीजिए। फिर उदाहरणों या उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है, जिसे सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन कहते हैं। तो आगमन विधि में स्टेप्स क्या है, स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। सबसे पहले आप एग्जांपल सेट करेंगे। ये हर सब्जेक्ट की टीचिंग में हो सकता है, मैंने केवल फिजिक्स का एग्जांपल लिया, ऐसा नहीं। आगमन विधि सब में होती, जनरल विशेषकर मैथ्स और साइंस में ज्यादा यूज होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, उदाहरण प्रस्तुत करा, फिर उदाहरण से एक नियम बनाया सर। उसका टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन, उस सामान्य नियम का परीक्षण करके उसका सत्यापन किया जाता है। ठीक है, कि वह नियम हर उदाहरण पर सेट है या नहीं है। सबसे पहले क्या करा, उदाहरण दिया, उसके उदाहरण से नियम बनाया, फिर ये देखा कि नियम क्या हर एक कंडीशन में अप्लाइड है या नहीं है। कभी कभी एक्सेप्शन भी बहुत जगह आ जाते हैं, लेकिन दिस इज द इंडक्टिव मेथड। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा भी है, देखिए, यदि हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह सदैव नीचे की ओर गिरती है। नियम क्या बन गया, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब इस विधि के गुण क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। इससे तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि तो सोचेगा ना, एग्जाम्पल देना है, फिर फॉर्मूला बनाना है। गणित, विज्ञान व व्याकरण शिक्षण के लिए उपयोगी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अवलोकन क्षमता का विकास होता है। तो यहां से जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता दूं, किस विधि में उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण देकर नियम निकाले जाते हैं। आगमन विधि, प्रत्यक्ष से प्रमाण, विशिष्ट से सामान्य, ये सब मैं बता चुका हूं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूं। अब देखिए सर, निगमन विधि आगमन विधि का जस्ट अपोजिट। अब आप समझ लीजिए, ये निगमन विधि में क्या होगा, अब समझिए। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम करेंगे, आप समझेंगे। निगमन विधि में पहले से स्थापित नियमों व सूत्रों का प्रयोग करके अध्यापक छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखाते हैं। इसमें पहले ही फॉर्मूला बता दिया जाएगा, उस फॉर्मूले के बेस पर फिर डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि हिंदी में जैसे हमने कहा अपादान कारक। अपादान कारक में हम ऐसा बता देंगे, वह कारक जिसमें कहीं पर किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु से अलग होने का, यानी कि बिलगाव का भाव हो। ठीक है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो रही हो। ठीक है, तो वहां पर हम बोल देंगे ऐसे। ठीक है, तो जैसे हमने बोल दिया पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा तो अलग होने का भाव है। ठीक है, ये उदाहरण हो गया। अब उसके बेस पे हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, तो ये भी क्या हुए, एग्जाम्पल हुए। ठीक है, तो हम यानी कि पहले एक फॉर्मूला बता देंगे, उसके बेस पर हम क्या देंगे, एग्जाम्पल देंगे, यानी कि सूत्र से नियम। ये हर सब्जेक्ट में हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। तो सूत्र का प्रयोग करके अध्यापक छात्रों की समस्या का समाधान करते हैं। इसमें क्या होगा, आगमन विधि में क्या था, उदाहरण से नियम। यहां है सर नियम से उदाहरण की ओर। यहां होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है,
सूक्ष्म से स्थूल की ओर पहले आप छोटा सा फॉर्मूला बता देंगे, उस पे बेस पे बहुत सारे एग्जाम्पल, उसका विशाल का रूप बता देंगे। फिर प्रमाण, पहले प्रमाण बताएंगे, उससे प्रत्यक्ष की ओर चलेंगे, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलेंगे, अमूर्त से मूर्त की। अज्ञात से ज्ञात की ओर मीन्स आपको कोई फॉर्मूला पहले से पता नहीं था, लेकिन फॉर्मूले का आप एप्लीकेशन ऐसे कर रहे हैं जो आपको क्या होते हैं पहले से पता होते हैं। जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट में एक फॉर्मूला जो होता है, जब उसके एग्जाम्पल छात्रों को देते हैं तो एवरीडे लाइफ से हर किसी फॉर्मूला हमारा रिलेट करता है, ऐसी अदर सब्जेक्ट्स में भी। ठीक, निगमन विधि आगमन विधि के विपरीत होती है। इस विधि में विद्यार्थियों के समक्ष सर्वप्रथम नियमों को बताया जाता है या सूत्रों को बताया, तथा उसके पश्चात नियम की सत्यता की जांच के लिए उदाहरणों द्वारा पुष्टि की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए निगमन विधि के पद देखिए सर, निगमन विधि के स्टेप्स क्या है। इसमें क्या होगा, प्रकरण पर आधारित नियमों व सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण। आप सबसे पहले यहां नियम बता देंगे, आगमन में आपने पहले उदाहरण दिए थे, लेकिन यहां क्या कर रहे हैं, हम नियम या सिद्धांत को पहले बताएंगे। उसके पश्चात विशिष्ट उदाहरणों की प्रस्तुति, फिर उसके बाद उदाहरण देंगे, फिर उदाहरणों को नियमों से संबंधित करना एवं सत्यापित करना। शायद आप अब समझ रहे होंगे आगमन विधि और निगमन विधि को। आपने बीएड में भी आपने जब अच्छे से स्टडी करी होगी तो वहां भी आप समझ रहे होंगे कि एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो मैं भी धन्यवाद करता हूं हमारे उन गुरुजनों का जिन्होंने हमें काफी अच्छे से समझाया था, तो उन्हीं के बेस पे मैं भी आपको आज समझा पा रहा हूं। ठीक है, तो उदाहरण फॉर एग्जाम्पल पाइथागोरस प्रमेय बताकर उसके उदाहरणों का सत्यापन करना। जैसे पहले हम, ये तो उदाहरण है, जैसे हमने थ्योरी बोल दी कि भैया पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, थोड़ा मैथमेटिक्स की बात हो रही, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी आप उनको नियम बता दें, उसके बेस पे उदाहरण आप समझ गए, वो सेट हो सकते हैं। ठीक है, अब इस विधि के गुण क्या है साहब, सरल और सुविधाजनक विधि होती है, स्मरण शक्ति के विकास में सहायक। कैसे कि बच्चे को यहाँ पहले फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ना, तभी वो काम करेगा। अगर फॉर्मूला याद है तभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर तो गई भैंस पानी में। ठीक है, तो इसलिए स्मरण शक्ति के विकास में सहायक है। संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि, ठीक है, बालक तेजी से सीखता है और समय की बचत होती है, क्योंकि तो आगमन विधि में समय बहुत लगता है। इसका जो अपोजिट थी आगमन विधि, वहां फॉर्मूला बनाएगा बच्चा, सोचेगा, तो दिमाग तो उसका अच्छा खासा डेवलप होता है, लेकिन समय लगता है। ठीक, अब सर आगे चलते हैं। विश्लेषण विधि एनालिटिकल मेथड, इसके जनक आर्मस्ट्रांग ही माने जाते हैं। यह क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे। देखिए कि तो ये ऐसी विधियां हैं ना जहां से क्वेश्चन आता है, किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया को विश्लेषण कहा जाता है। नहीं समझे आप, फिर से देखिए, किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया को विश्लेषण। जैसे आप कहते हैं ना, कितनी बार आप अपनी डेली लाइफ में कहते होंगे, मैंने ऐसा एनालिसिस किया, या मैंने ऐसा एनालाइज किया, या मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, या कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी चीज को, या किसी भी कार्यक्रम को, ठीक है, तभी ऑब्जर्व कर सकता है। मैंने उसको ऑब्जर्व किया कहने का मतलब होता है कि आपने उसको एनालाइज किया, आपने उसका विश्लेषण किया। आप किसी प्रोग्राम को देखने गए, आपने कोई टीवी में ही कोई शो देखा, ठीक है, या आप कहीं पे कोई बच्चों का कार्यक्रम देख रहे हैं। अगर कुछ लोग क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि वो प्रोग्राम में क्या क्या हुआ था। जैसे मान लीजिए 2 घंटे का प्रोग्राम चला, वो उसके हर एक एक सेकंड की जानकारी दे देते हैं। उस समय ऐसा हुआ था, उसने अगर कोई डांस किया तो उसने ऐसा डांस किया था बच्चों का, जैसे कोई प्रोग्राम है, उस बच्चे ने अपनी स्पीच में ऐसा बोला था, वह मुख्य अतिथि थे, उन्होंने अपनी स्पीच में ये शब्द बोली। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि दे आर गुड ऑब्जर्वर। अगर वो गुड ऑब्जर्वर हैं, अच्छे एक तो इसका मतलब अच्छे विश्लेषण करता भी हैं, दे आर गुड एनालाइजर, वो एक एनालाइज भी अच्छा करते हैं। तो उन्होंने वो गुड ऑब्जर्वर कैसे हुए, जब उन्होंने संपूर्ण प्रोग्राम को की एक एक चीज को अच्छे से ऑब्जर्व किया, यानी कि उन्होंने प्रोग्राम को टुकड़े टुकड़े में, पार्ट्स पार्ट्स, प्रोग्राम के ईच पार्ट को ऑब्जर्व किया। तो इसलिए
आप किसी भी चीज को तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब आप उसको डीपली ऑब्जर्व करो, कहते हैं डीपली मतलब उस प्रॉब्लम को आप पार्ट्स पार्ट्स में, अंशों में तोड़ करके, अंश मीन्स उसके विभिन्न भागों में तोड़ करके अध्ययन करने को विश्लेषण विधि कहते हैं। अब विश्लेषण विधि क्या है? आपको कोई भी पाठ्य वस्तु दे दी गई, आपको एक पोएम दे दी जाए, एक पोएम, एक कविता को पढ़ के उसका अर्थ बताया कहा जाए, तो विश्लेषण विधि कब होगी? जब आप उस कविता के हर पंक्ति को, हर लाइन को अच्छे से, यानी कि पूरी कविता को आपने हर लाइन को भाग, डिफरेंट पार्ट में तोड़ा ना आपने, एक एक लाइन में, हर लाइन को जब आप अच्छे से समझ रहे हैं, हर लाइन का अर्थ समझ रहे हैं, तो आप शिक्षण की विश्लेषण विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए सर, मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अगर आपके दिमाग में ये चीज बैठी, विश्लेषण मीन्स छोटे छोटे पार्टों में, तो विश्लेषण का अर्थ यह है सर, किसी पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु को उसके छोटे छोटे अंशों या भागों में विभक्त करके अध्ययन किया जाता है विश्लेषण विधि में। समझ गए? यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। आपको पहले चीजें पता नहीं होती हैं, फिर आप उसके बारे में ज्ञात की ओर चलते हैं, क्योंकि आप छोटे छोटे पार्ट में। इसका प्रयोग रेखागणित में प्रमेय, निर्मेय आदि को सिद्ध करने में मुख्यतः किया जाता है। यह विधि छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी मानी जाती है। यानी कि मैं आपसे ये कहूंगा कि जो विश्लेषण विधि है उसमें मेन चीज आप ये देखिए, किसी पाठ्य वस्तु को उसके छोटे छोटे अंशों में विभक्त करके, यह कहीं पर ऐसे भी आता है विश्लेषण विधि कि यह विधि होती है पूर्ण से अंश की ओर। यानी कि यहाँ पर आप क्या विश्लेषण विधि में, मैं भी पूरा लिखने में टाइम लग जाएगा इससे, पूर्ण से कहाँ की ओर चलते हैं आप विश्लेषण विधि में सर? पूर्ण से आप लोग चलते हैं अंश की ओर। अंश मीन्स छोटे पार्ट की ओर। ठीक है, आप किसी भी चीज को जब पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनालाइज मेथड। ठीक, तो अज्ञात से ज्ञात। अब संश्लेषण विधि, वही आर्मस्ट्रांग ही इसके जनक हैं। अब देखिए, जब एक बार आप विश्लेषण को कंप्लीट कर देते हैं ना, तो आप संश्लेषण वहीं से प्रारंभ होता है। जब आपने किसी पोएम को पहले आप क्या करेंगे, आप कोई कविता पढ़ा रहे हैं तो पहले आप छात्रों को या छात्र छात्राओं को पहले कविता के एक एक लाइन का अर्थ अलग अलग समझा रहे हैं, तो वह आप विश्लेषण कर रहे हैं। फिर लास्ट में आप उन्हीं एक एक, पहले आपने एक एक लाइन का अर्थ बताया, ठीक हो गया, एक एक वर्ड का अर्थ बताया आपने। कभी कभी इंग्लिश में भी पोएम पढ़ाते हैं तो किसी वर्ड का अर्थ नहीं आता, आपने बच्चों को बताया कि छात्रों इस वर्ड का अर्थ ये है। ठीक है, आप किस मेथड को यूज कर रहे हैं? विश्लेषण विधि। ठीक है, एनालिटिकल मेथड। फिर आपने बच्चों को जब उन अक्षरों का अर्थ आ गया, अब आप पूरी एक लाइन का अर्थ बताया बच्चों को, एक एक वर्ड को जोड़ करके। अब आप संश्लेषण कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, सिंथेसिस में आ गए अब आप। फिर आपने दो लाइनों का अर्थ एक साथ बता दिया, संश्लेषण हो रहा है। पहले तीन लाइनों का अर्थ अलग अलग बताया था, चार लाइनों का अर्थ अलग अलग बताया था, तो विश्लेषण था। अब चारों लाइनों का अर्थ आप एक साथ बता रहे हैं, तो आप संश्लेषण कर रहे हैं साहब, सिंथेसिस मेथड को आप यूज कर रहे हैं। तो सिंथेसिस मेथड क्या हुआ आप स्वयं समझ लीजिए, जिसमें हम अंशों से पूर्ण की ओर चलेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स, पहले किसी चीज को छोटे पार्ट में तोड़ा, विश्लेषण किया, अब छोटे छोटे पार्ट्स को उठा करके सर हम क्या कर रहे हैं, पूरी कविता को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम संश्लेषण कर रहे हैं। ये मैंने कविता के माध्यम से समझा, ये अदर सब्जेक्ट में भी होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं सर, संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक करना। समझ गए? छोटे छोटे पार्ट्स को साथ में जोड़ना। विश्लेषण पूर्ण होने के बाद संश्लेषण प्रारंभ होता है, मैंने समझा दिया। विश्लेषण में, अब देखिए किस में ध्यान दीजिएगा, विश्लेषण में लिखा है, विश्लेषण में किसी पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु को पार्ट्स में तोड़कर अध्ययन करने के बाद उन्हें पुनः एकीकृत या आपस में जोड़कर संश्लेषण किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है संश्लेषण विधि में पूर्ण का ज्ञान देकर अंशों के बारे में जानकारी दी जाती है, यानी कि अब हम पूर्ण की जानकारी पहले देंगे। ठीक है, अब है देख सर, संश्लेषण विधि में कई विधियों का प्रयोग करके समस्या का समाधान करने पर बल दिया जाता है। अब है हिंदी पढ़ाने में, जैसे हाँ, अब देखिए मैंने क्या यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल भी दिया है, संश्लेषण विधि समझना। हाँ, ये देखिए क्या लिखा है, हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाकर
तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। जैसे पहले अ आ इ ई या क ख ग घ पढ़ाते हैं ना, उसके बाद पहले ये एक एक पार्ट पढ़ा दिया, ठीक है, उसके बाद से शब्द बनाए हमने कोई भी, ठीक है, जैसे हमने कमल बना दिया, ठीक है, क म ल, जैसे पढ़ते हैं ना छोटे बच्चे, दो अक्षरों के शब्द, दो वर्णों वाले अक्षर, तीन वर्णों वाले, तो पहले अलग अलग पार्ट में फिर उसको कंबाइन करना, ठीक है। तो तत्पश्चात शब्दों से फिर वाक्य बनाए जाते हैं। यह क्या है? संश्लेषण। तो यह विधि क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। जैसे पहले से वर्णमाला मान लो अब छात्रों को पता है, तो अब उससे क्या बनाएंगे? अज्ञात वाक्य की ओर चलेंगे जो उनको पता नहीं होगा, ठीक है। तो ज्ञात नियमों का प्रयोग करके अज्ञात परिणाम की प्राप्ति की जाती है। तो शायद आप विश्लेषण और संश्लेषण भी समझ गए होंगे, तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिएगा सर, वीडियो थोड़ा लंबी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन इंपोर्टेंट आपको मैं बार बार कह रहा हूं, समझ विकसित करनी है। अब इसके बाद है सर प्रायोजना विधि, या जिसको हम परियोजना विधि भी कह देते हैं, प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रायोजना विधि के प्रवर्तक जॉन डीवी के शिष्य WH किलपैट्रिक हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है इसके प्रवर्तक जॉन डीवी नहीं है, जॉन डीवी के शिष्य हैं कौन? WH किलपैट्रिक। अब किलपैट्रिक महोदय ने क्या कहा प्रायोजना विधि के बारे में, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। किलपैट्रिक महोदय ने कहा है प्रायोजना वह क्रिया है जिसमें पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। सर क्वेश्चन बन सकता है, किसने कहा कि किसके अनुसार प्रायोजना या किसके अनुसार प्रोजेक्ट वह क्रिया है जिसमें पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है? WH किलपैट्रिक। परियोजना विधि को स्टार्ट या इसके मेन जनक तो WH किलपैट्रिक हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा J.A. स्टीवेंसन ने इस मेथड को पूरा किया, यानी कि डिटेल इन्होंने बताया कहीं ना कहीं, लेकिन जनक किलपैट्रिक ही होंगे, उससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। तो स्टीवेंसन ने क्या कहा था प्रोजेक्ट मेथड में? देखिए सर, इन्होंने कहा था प्रोजेक्ट या प्रायोजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, प्रोजेक्ट विधि में छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है और छात्र उसका हल निकालने में लगे रहते हैं। इसमें छात्र अपनी रुचि व इच्छा के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। तो किस विधि में छात्र अपनी रुचि के अनुसार या इच्छा के अनुसार कार्य करता है? वहां एक व्याख्यान विधि होगा, एक प्रोजेक्ट मेथड होगा, बाकी अनेक विधियां होंगी, कहानी कथन विधि होगी, तो जिसमें रुचि के अनुसार और इच्छा के अनुसार प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, या छात्र केंद्रित विधि, ऐसे जो भी आए। अब प्रोजेक्ट के कुछ सिद्धांत तो होते हैं, क्या क्या सिद्धांत है वहां कह देगा आपसे, इनमें से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं है। आप दिमाग में माइंड मैपिंग बना लीजिए। देखिए, सोदेश्यता का सिद्धांत, यानी कि प्रोजेक्ट का एक पर्पज होना चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत, उसमें क्या एक प्रोजेक्ट होगा तो उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी। प्रोजेक्ट वास्तविकता का सिद्धांत मीन्स प्रोजेक्ट रियल थीम पर होना चाहिए, ठीक है, इमेजिनेशन नहीं चलेगा। उपयोगिता का सिद्धांत, प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ उपयोगी हो, उसका कहीं पर यूटिलाइज हो, ठीक है। स्वतंत्रता का सिद्धांत, फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का सिद्धांत हो, कुछ नियमों पर आधारित हो, ठीक है। फिर सामाजिक विकास का सिद्धांत, आप समझते हैं सोशल डेवलपमेंट, उससे समाज का कुछ विकास हो। रुचि का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, जीवन से सीखने का सिद्धांत। तो ये कुछ क्या है आपके, ये क्या है हमारे प्रोजेक्ट, इन सिद्धांत पर क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए, आप दिमाग में रखेंगे। अब परियोजना के कुछ पद होते हैं सर, स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के क्या स्टेप्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आप प्रायोजना यानी कि प्रोजेक्ट का चयन करेंगे, आप कैसे कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। फिर उसकी रूपरेखा तैयार करना होता है, कार्यक्रम का क्रियान्वयन होता है, उसका मूल्यांकन होता है, विवरण या रिकॉर्ड रखना। तो वहां पूछा जाएगा किसी भी प्रोजेक्ट मेथड के तहत परियोजना के पद में या परियोजना के चरण में कौन सा सम्मिलित नहीं है। परियोजना का चयन तो होगा, उसकी रूपरेखा भी होगी, कार्यक्रम का क्रियान्वयन, मूल्यांकन, विवरण या रिकॉर्ड रखना। अब आप टेंशन मत लीजिए कि वहां क्या ऑप्शन होगा, आप दिमाग में अपनी थीम इनको देख करके बना लीजिए। तो वहां एक ऐसा ऑप्शन होगा वो जो आपको नहीं लगेगा भाई ये प्रोजेक्ट में नहीं होता है, तो वो आप उसका क्वेश्चन आपका स्वतः ही सही हो जाएगा। क्यों? तो यहां से नए क्वेश्चन भी एग्जामिनर फ्रेम कर सकते हैं और करते हैं, ठीक है। प्रायोजन, आप लोग कितनी बार कहते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड से ये वाला जो आया, ये क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिले, क्यों? तो यहाँ से तो नए क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं ना, आपको समझ विकसित करनी है यहाँ से, ठीक है। तो प्रायोजना के प्रकार,
अब क्या है, शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं बनाकर छात्रों को सक्रिय ज्ञान प्रदान किया। प्रोजेक्ट किस तरीके के होते हैं थोड़ा सा इसमें भी ध्यान रखिए। निर्माण संबंधी परियोजना, तो निर्माण संबंधी प्रोजेक्ट में छात्र क्या करते हैं, जैसे विद्यालय में वाटिका, संग्रहालय है, एक्वेरियम है या यंत्रों आदि के निर्माण का प्रोजेक्ट दिया जाता है इसमें छात्रों को। निरीक्षण संबंधी परियोजना भी होती है। निरीक्षण संबंधी प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या आएगा, तो इसमें क्या होता है, देखिए सर, पर्यटन के माध्यम से जैसे छात्रों को विभिन्न स्थानों का पर्यटन कराया जाएगा। ये पर्यटन के माध्यम से विभिन्न स्थानों का निरीक्षण एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करना। जो छात्र करेंगे ना, इसमें विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करेंगे, वहां पे फल हैं, फूल हैं, जीव जंतु हैं, वृक्ष हैं, जैसे अलग अलग प्रजाति के पेड़ होते हैं उनका निरीक्षण करेंगे और उसके संबंध में अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है, जैसे एजुकेशनल टूर अभी हमारी गवर्नमेंट कराती है, शैक्षिक भ्रमण, तो छात्रों को जहां भी शैक्षिक भ्रमण कराया जाए, वो साइंस से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, किसी धार्मिक स्थल से, तो चाइल्ड जो छात्र होते हैं उस पर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। उत्तराखंड पे सरकार इसके लिए छात्रों को एजुकेशनल टूर के लिए बजट देती है, उसमें हम भी अपने विद्यालय के छात्रों को ले जाते हैं और भी जो विभिन्न विद्यालयों से छात्र जाते हैं तो वहां पे वो इस पे प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो निरीक्षण संबंधी प्रोजेक्ट का अर्थ इससे तात्पर्य होता है, आपने अपने दिमाग में यह जरूर विकसित कर लें। अब होता है सर उपभोक्ता प्रायोजना या कलात्मक प्रायोजना। इसके अंदर क्या आता है, इसे आनंद के प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, उपभोक्ता प्रायोजना को। इसमें संगीत सुनाना, कहानी सुनाना, कृषि या बागवानी आदि, ये ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं इसमें। ठीक है, रचनात्मक या उत्पादक प्रोजेक्ट, इसमें मॉडल बनाना होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के मॉडल बच्चों को दिए जाते हैं, या नई संरचना करना, कुछ नया रचना, नई क्रिएटिविटी। समस्यात्मक परियोजना क्या होती है, देखिए इसमें बौद्धिक प्रक्रिया होती है, जैसे आहार में सुधार कैसे किया जाए, छात्र सोचेगा, उसको एक समस्या दी जाएगी पर प्रोजेक्ट, जैसे स्वास्थ्य में सुधार पर प्रोजेक्ट, ये आते हैं समस्यात्मक प्रोजेक्ट का एक एग्जाम्पल है। जैसे फिर ऐसे ही आते हैं पहचान संबंधी प्रायोजना। इसमें क्या होता है, जो छात्र करेंगे फल, फूल, पत्ते, जीव जंतुओं के वर्ग ना, इनकी पहचान करेंगे। ठीक है, ऐसी एक संग्रहण संबंधी परियोजना भी होती है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं। उसमें क्या करते हैं छात्र, जैसे विभिन्न फलों के जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते को संग्रह करते हैं, जैसे आम का पत्ता कौन सा है, आंवले का पत्ता कौन सा है, सेब का पत्ता कौन सा है, अखरोट का पत्ता कौन सा है, लीची का पत्ता कौन सा है। पहले से जैसे आप लोग जो अभी पढ़े हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, हम लोग एक हर्बेरियम फाइल बनाते थे, हम लोगों के टाइम पे भी दिए जाते थे। आप लोग जरा अपने बचपन को याद करिए, अगर जिन्होंने किया हो, तो हम नहीं करते थे, अपने एक अलग अलग पत्तों को अपनी कॉपी में उसमें चिपकाते थे एक फाइल में, फिर नीचे लिखते थे ये इसका है। डिफरेंट टाइप के बीज भी, जैसे गेहूं का बीज, अनाज के बीज दे देते ना टीचर, उसमें अलग अलग दालें हैं जैसे, वो सब रखते थे, तो वो प्रोजेक्ट आते हैं। ठीक, शल्य कार्य संबंधी प्रायोजना, ये क्या होती है, जैसे जड़ तना हो गया, बीज, फूल, फल आदि को काटकर उनके आंतरिक अंगों के अध्ययन संबंधी प्रोजेक्ट, जैसे फूल के बारे में जैसे स्टडी कराया जाता है, ये सब चीजें। तो प्रोजेक्ट मेथड से शायद आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए ये सारी विधियां नहीं, कुछ इंपोर्टेंट विधियां मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ली हैं। प्रायोजना विधि, W.S. किलपैट्रिक इसके जनक थे। अब सर आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, आप यहाँ से मेन समझ लीजिएगा ह्यूरिस्टिक विधि, ये भी, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो यह क्या है, अन्वेषण विधि है। ठीक है, तो इसके जो जनक हैं ये आप याद रख लीजिए, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग थे। आर्मस्ट्रांग ने क्या कहा, ये जो डेफिनेशंस हैं कुछ ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको कितनी बार आप लोगों ने बहुत से एग्जाम में देखी भी होंगी। तो आर्मस्ट्रांग साहब ने क्या कहा, किसी भी विषय को सीखने की प्रक्रिया ही अन्वेषण है। देखिए, किसी भी विषय को सीखने की प्रक्रिया ही अन्वेषण है, और छात्रों को विषय संबंधी तथ्यों एवं सिद्धांतों की खोज स्वयं करनी चाहिए। तो आ जाएगा, किसी भी विषय को सीखने की प्रक्रिया ही अन्वेषण है और छात्रों को विषय संबंधी तथ्यों एवं सिद्धांतों की खोज स्वयं करनी चाहिए। यह किसने कहा, तो किसने कहा, आर्मस्ट्रांग ने। आर्मस्ट्रांग साहब ने एक और चीज कहा, ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि शिक्षण की वह विधि है जिसके द्वारा हम विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में रख सकते हैं। ये कहीं पर ऐसा भी लिखा हो सकता है, विद्यार्थी को एक खोजी बना सकते हैं, या खोजी के रूप में उसे क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं, ऐसे जो भी है, यानी कि खोजी के रूप में विद्यार्थी का विकास कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है
ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में। इन्होंने क्या कहा है कि जो शिक्षण की अन्वेषण ऑब्लिक ह्यूरिस्टिक विधि में विद्यार्थी को कम से कम बताया जाए और जितना अधिक संभव हो सके उसे खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो किसने कहा? आप लोगों को वहां पर, अगर आप यहां से पढ़ के नहीं जाएंगे आपको डेफिनेटली क्या लगेगा, आर्मस्ट्रॉन्ग। आप ये पढ़ के जाएंगे कि इसके जनक आर्मस्ट्रॉन्ग थे, तो आप आर्मस्ट्रॉन्ग पे टिक कर सकते, जबकि कहा किसने? हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने। तो शिक्षण की अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि में विद्यार्थी को कम से कम बताया जाए और जितना अधिक संभव हो सके उसे खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ह्यूरिस्टिक शब्द साहब ग्रीक शब्द ह्यूरिस्को से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूं, आई डिस्कवर। तो ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द या ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ह्यूरिस्को, इसका अर्थ क्या है? मैं खोजता हूं। इस विधि में छात्र एक अन्वेषणकर्ता की भांति कार्य करता है। छात्र के पास प्रारंभ में प्रयोग संबंधी जानकारी नहीं होती है। छात्र को स्वयं वांछित सूचना एवं सिद्धांतों की खोज करने के लिए अनेक आवश्यक प्रयोग करने होते हैं। यानी कि छात्र को पहले क्या खोज करना है कुछ नहीं पता होता है, उसके सामने एक टारगेट रखा जाता है। तो यहां से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। खोज विधि क्या है वो तो आप समझ ही गए, ठीक है। अब इसके बाद से चलते हैं सर आगे नेक्स्ट, अनुकरण विधि। तो अनुकरण विधि में क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। इस विधि के जनक बंडूरा थे, हमने पहले भी आपको बताया। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, सिमुलेशन मेथड, नकल करना। जैसे आगे से छोटी क्लासेस में कोई भी टीचर अगर पोएम बोलते हैं, जैसे ठीक है, जैसे 2 1 जा 2 कहा टीचर ने, तो सारे बच्चे बोलते हैं 2 1 जा 2। टीचर ने बोला 2 2 जा 4, तो सारे बच्चे बोलने लगेंगे 2 2 जा 4। तो बड़ा अच्छा भी लगता है छोटी कक्षाओं में ऐसा सुन करके। जैसे आप कभी आप जो स्कूल में पढ़ाते होंगे तो बड़ा अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं उनकी क्लासों में जाके गुड मॉर्निंग सर। अगर बड़े बच्चे बोलेंगे तो काफी ऑड लगेगा, लेकिन छोटे छोटे जो किंडरगार्टन या नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे का यदि आप कभी ऐसे देखें तो काफी अच्छा वहां पे लगता है, ठीक है। एनी हाउ थोड़ा सा आप लोगों के सामने मैंने दिया। तो अनुकरण विधि आप समझ गए, टीचर की नकल करके जहां पर बच्चा सीखता है वो अनुकरण विधि है। जैसा टीचर बोलेगा वैसे ही बच्चा भी बोलेगा। देखिए पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, छोटे कक्षाओं में उपयोगी, ठीक है। थोड़ा आपकी समझ बन गई होगी। तो क्या है अनुकरण मेथड? रोल प्ले मेथड भी हम इसको बोलते हैं। इसके बाद है मारिया मोंटेसरी विधि। तो मारिया मोंटेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे। तो मारिया मोंटेसरी देखिएगा, यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है, ठीक है। तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया सर टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हमारे लेक्चरर एग्जाम के सिलेबस में है। तो मेरा आप सभी लोगों से यह विनम्र निवेदन है कि आप पूरी वीडियो को ध्यान से आप लोगों ने सुना, जिनने लास्ट तक सुना, तो आप जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं इनको अपने दिमाग में अपने कहीं पर नोटबुक्स में नोट कर लें। टीचिंग मेथड्स को जरूर नोट करें और उनके जनक कौन से हैं और इनकी जो डेफिनेशंस हैं उनको भी जरूर नोट कीजिएगा साहब। और इस टीचिंग एप्टीट्यूड का जो ये वाला सिलेबस है इस पर आप अपनी एक अच्छी समझ को डेवलप करें। आप बुक से भी स्टडी कीजिएगा, आगे के लेक्चर्स में इस नोट्स से भी शायद आपको जरूर हेल्प होगी। और आगे भी मैं ऐसे आप लोगों के लिए जब जब मुझे समय मिलेगा मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू भी बाद में लेकर के आऊँगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, मेरा यह लेक्चर पसंद आया टीचिंग मेथड्स पर, यदि आपको समझने में कुछ आसानी हुई तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मैक्सिमम कैंडिडेट्स के पास, ताकि जो लोग कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं किन्हीं कारणों से उनको कुछ हमारी ओर से हेल्प हो सके। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।